हेलो बच्चों, हम यहाँ पर क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, इससे पहले के टॉपिक हमने पिछले वीडियोस में कवर किए हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ऑर्गन। ठीक, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जो माउथ से लेकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एलिमेंट्री कैनाल हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से लेकर एनस तक जाती है और इसका शेप बीच बीच में चेंज होता रहता है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कहीं पे पतली फिर शेप चेंज हुआ, तो इस तरह से पूरा ये एनस तक जाती है। इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट होते हैं, सबसे पहला बक्कल कैविटी। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे माउथ से शुरू होती है, तो फिर माउथ, फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल के हमारे पार्ट्स होते हैं। बक्कल कैविटी जिसको हम माउथ भी कहते हैं, फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे पार्ट हो गए एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक, दूसरा होता है एसोसिएटेड ऑर्गन। तो एसोसिएटेड ऑर्गन होते हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। एलिमेंट्री कैनाल वो जगह होती है जहाँ से फूड पास होता है, यानी बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सबसे हमारा फूड पास हो रहा है। लेकिन जो एसोसिएटेड ऑर्गन होते हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इनसे हमारा फूड पास नहीं होता है, लेकिन ये ऑर्गन्स ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, ये जो भी केमिकल सिक्रीट करते हैं उनको फूड जहाँ पर होता है वो फूड की साइड पे पहुँचा देते हैं, जिससे फूड के डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ठीक, अब इन सारे पार्ट्स के बारे में, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी क्या स्ट्रक्चर है, इसके जो फूड के डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है वो कैसे होती है। हर एक पार्ट में हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम माउथ भी कहते हैं। माउथ में क्या होता है? फूड को हम इंटेक करते हैं, तो इंजेस्ट किया जाता है फूड को, फिर क्रश एंड च्यूड। क्रशिंग और च्यूइंग जो है फूड की किससे होती है? विद द हेल्प ऑफ टीथ। हमारे माउथ में टीथ और टंग होते हैं। जो टीथ जो है वो फूड की क्रशिंग और च्यूइंग में हेल्प करते हैं, और जो टंग होती है वो फूड को वेट करती है सलाइवा से। ठीक, हमारे टीथ ने च्यूइंग और क्रशिंग की और टंग ने फूड को वेट किया सलाइवा के साथ। ठीक, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं अमाइलेज। हम यहाँ पर सलाइवा में होता है इसीलिए इसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ठीक, क्योंकि आगे एक और अमाइलेज मिलता है, वो पैनक्रियाज से मिलता है तो उसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। ये सलाइवा से मिल रहा है तो इसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। अमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, तो फूड को हमने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लिया, जो स्टार्च। ठीक, अब इस कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। जो सलाइवा में हमारे अमाइलेज होता है वो स्टार्च को उसकी सिंपलर शुगर यानी कि माल्टोज की फॉर्म में उसका ब्रेक डाउन करता है, यानी कि हमारे फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। टीथ ने क्रशिंग और च्यूइंग की, फिर सलाइवा ने अमाइलेज की हेल्प से स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन किया। ठीक, अब ये काम जो माउथ में हो गया, अब यहाँ पे फूड एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक, अब ये माउथ में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बोलस कहते हैं। बॉल लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है, इसको बोलस कहते हैं। ये बोलस इसोफेगस की हेल्प से स्टमक में भेजा जाता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसोफेगस पढ़ेंगे। इसोफेगस क्या होता है? इसोफेगस पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। इसी की हेल्प से फूड को ऊपर से नीचे तक भेजती है स्टमक तक। ठीक, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है इसोफेगस में, क्या होता है, फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक, एंड इज नोन, और ये जो मूवमेंट होती है इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अब हमारा ये फूड जो माउथ से इंटेक किया गया था, तो माउथ से होता हुआ इसोफेगस में गया, इसोफेगस से आया स्टमक में। तो अब यहाँ पर हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड का होता है। तो स्टमक जे शेप्ड का होता है और एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स। हम लोगों ने ये फील किया होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये जब खाना लेते हैं तो फूड ये एक्सपेंड हो जाता है, ठीक। और फिर फूड के डाइजेशन के लिए जो स्टमक में मूवमेंट होता है उसको हम चर्निंग ऑफ फूड कहते हैं, ठीक, चर्निंग ऑफ फूड। इसमें हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये स्टमक की जो इनर लाइन होती है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस में 3 टाइप की चीजें मिलती हैं। स्टमक के इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है जिसमें 3 टाइप की चीजें होती है। पेप्सिन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है, और म्यूकस होता है। 3 चीजें होती हैं, ठीक। पेप्सिन का काम होता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो गया, ठीक। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। तो स्टमक में जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को उसकी सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगी, यानी कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करेगी ये पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन के वर्क करने के लिए कुछ इसकी शर्तें होती हैं, यानी कि इस पेप्सिन तभी वर्क करता है जब स्टमक में फूड एसिडिक मीडियम में होगा। तो वो एसिडिक मीडियम कहाँ से आता है, HCl से, यानी जो यहाँ से जो सिक्रीट हो रहा है पेप्सिन के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है फूड को एसिडिक मीडियम देना, जिससे कि पेप्सिन अपना काम कर पाए और पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर पाए, ठीक। अब जब यहाँ पर HCl है, HCl बहुत एक हार्ड एसिड होता है, तो HCl से हमारे स्टमक की वॉल्स को हार्म पहुंचेगा। तो HCl के नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पर साथ ही में म्यूकस भी सिक्रीट होता है। म्यूकस जो है HCl से हमारे स्टमक की वॉल को बचाता है, जिससे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। हम लोगों ने कई बार सुना है कि एसिडिटी हो रही, एसिडिटी का मतलब यही होता है कि प्रोडक्शन ऑफ HCl ज़्यादा हो रहा है, ठीक। इसीलिए HCl के इफेक्ट को कम करने के लिए एसिड है, एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए एंटा एसिड देते हैं जब एसिडिटी हो जाती है। इसीलिए जब दवाएं दी जाती हैं वो एंटा एसिड होती हैं, जिससे कि एसिडिटी के जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके, ठीक। अब स्टमक के बाद फूड कहाँ आएगा, स्टमक के बाद आता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। स्टमक के बाद आता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन इसी के साथ में लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज का काम भी शुरू हो जाता है। लिवर में बाइल जूस बनता है, ठीक, और ये लिवर बाइल जूस बनाता है लेकिन स्टोर नहीं करता है। स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। लिवर ने जो बाइल जूस बनाया वो गॉल ब्लैडर ने स्टोर कर लिया, ठीक। और पैंक्रियाज जो है, इधर साइड को पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस बनाती है, और ये बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो हमने स्टमक पढ़ लिया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग लिवर और पैंक्रियाज के बारे में देखते हैं, ठीक। लिवर क्या होता है कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक। लिवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और बाइल जूस सिक्रीट करती है, ठीक। बाइल जूस सिक्रीट करती है, लेकिन बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर
किया जाता है। ठीक, और ये जो बाइल जूस होता है ये हमारा जो फूड है उसका मीडियम एल्कलाइन करता है, क्योंकि जो स्टमक से फूड आ रहा है वो एसिडिक नेचर का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। तो लिवर में जो बाइल जूस होता है वो फूड का मीडियम एल्कलाइन बनाता है। ठीक, बाइल जूस का क्या काम होता है फिर? एक तो फूड का मीडियम एल्कलाइन बनाया, दूसरा होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक, एक ये और स्टेप आया कि जैसे फूड में माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था, फिर स्टमक में पेप्सिन ने प्रोटीन का डाइजेशन किया। बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है कि फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। ठीक, तो ये काम करता है बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू टाइनी मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये काम हो गया बाइल जूस का। फिर पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। पैनक्रियाटिक जूस 3 चीजों से मिलकर बना होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक, ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करती है। ठीक, एक तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हुआ था, अब वहां पे पेप्सिन ने किया था, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो ट्रिप्सिन करती है। ये अलग अलग पूछ दिया जाता है कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो पेप्सिन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियाज से। ठीक, दूसरा होता है लाइपेज। लाइपेज करता है लाइपेज हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। ठीक, जो इमल्सिफाइड फैट होता है यानी कि जो बाइल जूस ने फैट का इमल्सिफिकेशन किया उसका फर्दर डिवीजन यानी फर्दर ब्रेकडाउन जो है ये लाइपेज करता है। ठीक, तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है लाइपेज। ठीक, इसके बाद आता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये डाइजेशन की फाइनल साइट होती है। डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फाइनल हो जाएगा। ठीक, जो ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगी, ट्रिप्सिन प्रोटीन का करेगी और लाइपेज जो है वो फैट का करेगा। ठीक, सबको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा और डाइजेशन मतलब यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इनके हमने देख लिया, अब यहाँ पे देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये सारे काम हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है और साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होती है, यानी कि यहाँ पर फूड का फाइनल डाइजेशन हो जाएगा। ठीक, इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है। तो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। माउथ में भी चेंज हुआ था कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में, बाकी अब जितना भी कार्बोहाइड्रेट है जिस भी फॉर्म में हो, स्टार्च में, माल्टोज में, वो सारा ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, यानी कि फाइनल इसका डाइजेशन हो जाएगा। ठीक, फिर प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देती है। ठीक, प्रोटीन का पहले भी स्टमक में भी हो रहा था, यहाँ पे आके फाइनल हो जाएगा, पूरी सारी प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। और जो फैट होती है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है। ठीक, इंटेस्टाइनल जूस जो है फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करती है, यानी कि फाइनल डाइजेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जितना डाइजेशन होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर पूरा हो जाता है। ठीक, अब डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के साथ ही दूसरा काम शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का। ठीक, डाइजेस्ट फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल एक तरह से पूरा डाइजेशन हुआ,
फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक, एब्जॉर्ब करने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको विलाई कहते हैं। ठीक, डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ विलाई। विलाई क्या होते हैं? विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज कर देते हैं। और ये जो होते हैं रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of body। ठीक, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाता है। डाइजेस्टिव फूड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाता है और ब्लड से हमारी बॉडी के मतलब ईच एंड एवरी पार्ट को, ईच एंड एवरी सेल को डाइजेस्टिव फूड पहुंचा दिया जाता है। ठीक, अब जब फूड पहुंच गया तो वहां पर क्या होता है? फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। मतलब फूड का यूज कर लिया जाता है। ठीक, ये हो गया इतना। अब ये तो हमारे डाइजेस्टिव फूड की बात थी। अब जो अनडाइजेस्टेड है, ठीक, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस अनडाइजेस्टेड फूड को आगे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलोन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम होता है कोलोन। ठीक, कोलोन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ये हम लार्ज इंटेस्टाइन के को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ये 3 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक, अब यहाँ पर जब फूड पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन, तो अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड था उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। अब क्या होगा? यहाँ पर विलाई नहीं होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ठीक, फिर क्या होता है? एनस के थ्रू फूड को इजेस्ट कर दिया जाता है। तो एनस में क्या है? फूड इज इजेस्टेड फ्रॉम एनस विद द हेल्प ऑफ रेक्टम एंड स्फिंक्टर। ठीक, फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट कर दिया गया। तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के साथ हाँ, एक जैसे हमने लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स लार्ज इंटेस्टाइन और डिसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, वो कौन से होते हैं? डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को याद करने के लिए हम क्या याद कर सकते हैं? DJI, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन से होते हैं? DJI, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक, और इसके साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो पैनक्रियाज को डुअल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम तो सिक्रीट कर ही रही है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एंजाइम के साथ साथ ये हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है। ठीक, कौन से हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का। पैनक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक, इसीलिए पैनक्रियाज को जो है डुअल ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही सिक्रीशन कर रही है, इसीलिए इसको डुअल ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन द कार्निवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है। ह्यूमन में तो 5 to 7 मीटर होती है, लेकिन हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ कार्निवोर्स। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, वो प्लांट को खा
प्लांट में क्या होता है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी जो उनके फूड का टाइप है, वो क्या फूड ले रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं, प्लांट में जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज की होगी, तो इसीलिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लेंथ की होती है। ठीक, और कार्निवोर्स की क्यों कम होती है, क्योंकि कार्निवोर्स क्या होते हैं, मीट पे डिपेंड रहते हैं और मीट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ सेलुलोज। तो मीट जब जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके डाइजेशन, कार्निवोर्स की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में छोटी होती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।